हेलो दोस्तों, नमस्कार। लवली छवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनूराज। आपके अपने इस चैनल पर रीट शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही हैं। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही आज हमारी संस्कृत की तीसरी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा हिंदी और साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। यदि नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाएं और देखें। और यदि आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य के प्रति कार्य करें। अधोलिखित अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिता प्रश्न समादेहा, अर्थात 1 से 4 तक के प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। तत्श्रुत्वा वह सुन करके कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा सभी कबूतर वहां बैठ गए। अनंतरम इसके बाद सर्वे जालेन बद्धा बभूवु सभी जाल में बंध गए। ततो यस वचनात् तत्र अवलंबितम तास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो यानी इसके बाद यस वचनात् जिसके वचनों से तत्र वहां अवलंबित तास्तम बैठे थे वहां सर्वे सभी तिरस्कुर्वन्ते अब उसका तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच उनके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय ही कायर पुरुष का लक्षण है। यह सूक्ति भी है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय अर्थात आश्चर्यचकित होना कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकारस चिंत्यताम, इसलिए धैर्य रख करके इससे उभरने के बारे में अर्थात इसके प्रतिकार के बारे में सोचो। इदानिम अपीम एव क्रियताम, अब यही करना है। सर्वे एक चित्ती भुए जालम आदायो उड्डीयताम, सभी एक चित्त होकर के एकजुट होकर के जालम आदायो जाल को लेकर के उड्डीयताम उड़ते हैं। इति विचिन्त्य ऐसा विचार करके, विचिन्त्य प्रत्यय बताना आपको। सर्वे पक्षी ने सभी पक्षी जालम आदयो उत्पतिता जाल को लेकर के उड़ गए। जालम आदाय उत्पतिता जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम से व्याधे इसके बाद वह शिकारी सुदूरात जालात अपहारकान तान अवलोक्य दूर काफी दूर तक उनको देखा। अवलोक्य पश्चात धावनम एकरोत देखते हुए उसने दौड़ की थी, दौड़ा उनके पीछे। ततस्तेसु इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ततः प्लस तेसु, इस प्रकार से। चक्षुर विषयो अतिक्रांतेषु पक्षीषु से व्याधो निवृत्ते, कुछ समय के बाद उसकी आंखों से पक्षी ओझल हो गए, अर्थात उस शिकारी की आंखों से पक्षी ओझल हो गए। अतएव उच्यते इसलिए कहा भी गया है। अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, अल्पानाम मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को संहति इकट्ठा करके कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। त्रिणय जिस प्रकार तिनकों से, गुणत्वम आपन्ने गुणत्व प्रदान करके तिनकों को वट करके, बधियंते बांध सकते हैं, मतदंतिने मदमस्त हाथी को। यहाँ मदमस्त हाथी में मतदंतिने इसका समास विग्रह क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में करें। श्रुत्वा जो कि पहली लाइन में लिखा हुआ है, इस श्रुत्वा का प्रकृति प्रत्यय। इसके बाद कपोता तत्र उपविष्टा इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसके बाद प्रतिकारस चिंतिया में इसका संधि विच्छेद क्या होगा। और एकरोत कौन से लकार का है। पक्षीसु में विभक्ति कौन सी है। विचिंत में प्रत्यय कौन सा है। इस प्रकार से ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ततस्तेसु इत्यत्र संधि अस्ति, ततस्तेसु इसमें संधि कौन सी है। गुण संधि, पूर्व रूप संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। ततस्तेसु इसके संधि विच्छेद की बात करें तो संधि विच्छेद होगा इसका ततः प्लस तेसु, ततः प्लस तेसु ये संधि विच्छेद होगा। इसमें विसर्ग आया है इसलिए विसर्ग संधि होगी। इस संधि में होता क्या है दोस्तों,
देखते हैं आगे। सत विसर्ग संधि। सत विसर्ग संधि में विसर्ग, विसर्ग के बाद खर वर्ण आए। खर वर्ण की बात करें तो खर वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है और तीनों स होते हैं। ये आए तो विसर्ग का स हो जाता है। अब इस स की भी तीन स्थितियां होती हैं। यदि विसर्ग के बाद च और छ या से सलगम आए, अर्थात इश्चुत्व संधि का सूत्र लग जाता है इस्तो इश्चूना इश्चू, इस्तो इश्चूना। एक मिनट इसको हटा देता हूं सबको, मैं तब लिखता हूं इस्तो इश्चूना और इश्चू। कहने का मतलब है यदि विसर्ग के बाद में से और च वर्ग आए तो ये से में ही बदलेंगे, अर्थात तालव्य से में बदलेंगे। यदि विसर्ग के बाद से सलगम या च छ आए, अर्थात च वर्ग के च छ, तो यहाँ पर से में न बदल करके से सलगम वाले से में बदलेगा। देखते हैं। विसर्ग, विसर्ग के बाद च वर्ण हो या छ हो या से सलगम वाला हो तो विसर्ग को इस से में नहीं बदलेंगे, से सलगम वाले से में बदलेंगे। उसी प्रकार विसर्ग के बाद टे वर्ग, टे ठे या से षटकोण वाला हो तो विसर्ग को से षटकोण में बदलेंगे, अर्थात मूर्धन्य से में बदलेंगे। देखते हैं दोस्तों, कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पर। राम है प्लस च, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद च आया है, अर्थात तालव्य से है तो विसर्ग को से सलगम वाले में बदलेंगे, तालव्य से में ही बदल देंगे। इसके बाद विसर्ग के बाद से सलगम यानी तालव्य से आया है तो विसर्ग को भी तालव्य से में बदलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है यदि विसर्ग के बाद च छ और से सलगम आए तो विसर्ग को से सलगम में बदलेंगे, और यदि विसर्ग के बाद टे ठे या से षटकोण आए तो विसर्ग को से षटकोण में बदलेंगे, और सभी स्थितियों में विसर्ग से में बदलता है, दंत से में बदलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपन्नय इत्यत्र के प्रत्यय है। आपन्नय, यहाँ प्रत्यय कौन सा है? यत् प्रत्यय, क्यप प्रत्यय होगा, या इत्य प्रत्यय होगा, या फिर तबतु प्रत्यय होगा। तो आपन्नय शब्द की बात करें, इसमें आ प्लस पत उसके बाद इत्य बराबर बना आपन्न है, और इसमें तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति के बहुवचन से आपन्नय बन गया। आ प्लस पत प्लस इत्य जोड़ने पर आपन्न शब्द बना, और इसका तृतीय विभक्ति बहुवचन करने पर आपन्नय शब्द बना। इसलिए राइट आंसर होगा इत्य प्रत्यय। मत्स्य दंतिने इत्यत्र समास है वर्तते। मत्स्य दंतिन है, यहाँ समास कौन सा है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। मत्स्य दंतिने, इसके समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह होता है इसका मत्ता चैते दंतिने, मत्ता चैते दंतिने, अर्थात मदमस्त हाथी। मत्ते मदमस्त, मदमस्त हाथी। हाथी कैसा है? मदमस्त। तो यहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष के प्रसंग के कारण कर्मधारय समास होगा। विशेषण विशेष के प्रसंग के कारण समास का नाम होगा कर्मधारय समास, इसलिए राइट आंसर होगा ए। समास विग्रह होगा मत्ता चैते दंतिनः। नेक्स्ट, सर्वे पक्षिणः जालम आदायो उत्पतितः। सर्वे इत्यत्र विभक्ति अस्ति। यहाँ पर सर्वे, इसमें विभक्ति कौन सी है ये बताना है। ये गद्यांश से ही लिया है, बार बार में देखने के कारण मैंने यहीं ले लिया उसको, लाइन को। प्रथमा विभक्ति, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। तो यहाँ पर दोस्तों जो पक्षी शब्द है ये है इसका विशेषण शब्द है। पक्षी कौन? सभी पक्षी। सर्वे पक्षी ने, तो सभी पक्षी। यहाँ पर पक्षी ने शब्द प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसलिए सर्वे शब्द में भी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। पक्षी ने शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसके रूप चलते हैं पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः। पक्षी,
पक्षिणौ पक्षिणः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और इसका भी यह पुल्लिंग का रूप है। पक्षी पुल्लिंग शब्द में है यहाँ पर। तो सर्वे ये भी पुल्लिंग का रूप है। पुल्लिंग में सर्व है, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तत् का पुल्लिंग का रूप है सर्व है, सर्वौ और सर्वे, सर्वे सर्वौ सर्वे। तो प्रथमा विभक्ति का ही है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसलिए राइट आंसर होगा ए, प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट, अब कुछ शब्द हैं जो गद्यांश से और एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिए हैं। अनादृत्य, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है। तो अनादृत्य जो शब्द है इसमें प्रकृति प्रत्यय की बात करें, अन प्लस आंग प्लस द्रि और उसके बाद ल्यप, तो इसमें ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से बनेगा अनादृत्य, अन प्लस आंग प्लस द्रि प्लस ल्यप बराबर अनादृत्य शब्द बना। इस प्रकार से जो ल्यप प्रत्यय होता है इसमें यह शेष रहता है, और ल्यप प्रत्यय से बने हुए सभी शब्द अव्यय होते हैं। इनके आगे हमेशा उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, ल्यप प्रत्यय के आगे। कपोतास तत्र उपविष्टा, इसका समास संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद की बात करें तो कपोतः, कपोतः प्लस तत्र, और उसके बाद एक संधि और हो जाएगी गुण संधि उपविष्टा। तो यहाँ पर तो तत्रः कपोतः प्लस तत्र प्लस उपविष्टा, तो यहाँ विसर्ग, विसर्ग के बाद पहला अक्षर आ रहा है, मतलब पहला दूसरा खरवर्ण के अक्षर हो तो सत्व विसर्ग संधि होती है, जो हमने पहले पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले। विसर्ग के बाद खरवर्ण हो तो विसर्ग का से हो जाता है, तो विसर्ग का यहाँ से हुआ है। इसके बाद तत्र प्लस उपविष्टा, ए या आ के बाद उ या उ आए तो उसका ओ हो जाता है गुण संधि में, इसलिए यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि होगी और यहाँ गुण संधि होगी। संधि विच्छेद होगा कपोतः प्लस तत्र प्लस उपविष्टा। इसके बाद श्रुत्वा, इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है, तो इसमें श्रु तो धातु है और इत्वा प्रत्यय है। श्रु धातु इत्वा प्रत्यय से श्रुत्वा शब्द बना है। और लास्ट है अल्प वस्तु नाम, इसका समास विग्रह बताना है। समास विग्रह की बात करें, इसमें समास का नाम बताना है, तो समास इसमें कर्मधारी समास होगा अल्पानाम वस्तुनाम, अल्पानाम वस्तुनाम, ये समास विग्रह होगा और समास का नाम होगा कर्मधारय समास। अल्पानाम वस्तुनाम मतलब थोड़ी वस्तु, वस्तु कम, यहाँ भी विशेषण विशेष का प्रसंग है। और षष्ठी तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर, इसमें षष्ठी विभक्ति है। पहले शब्द की विभक्ति को देखते हैं तो अल्पानाम में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखितम श्लोकम आधारीकृत निम्नांकितः प्रश्न समाधेय, मतलब 6 से और 10 तक के जो प्रश्न हैं वो इस श्लोक से आधारित हैं। इसमें श्लोक हैं 2। गुणये गौरवम आयति न उच्चय आसनम स्थित है, प्रासाद शिखर स्थो अपि काको ने गरुड़ायते। एक श्लोक तो ये है और एक दूसरा श्लोक ये है। पात्रापात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो इव तृणात संजायते क्षीरम क्षीरात संजायते विषम। गुणय, गुणों से, गौरवम यानी महानता आती है, नोच्चय ने प्लस उच्चय ने की ऊंचे आसन पर बैठने से, आसनम आस्थित है ने की ऊंचे आसन पर बैठने से। प्रासाद शिखर स्तो अपि काको ने गरुड़ायते, प्रासाद शिखर मतलब महल की चोटी पर बैठा हुआ काको ने गरुड़ायते, कौआ गरुड़ नहीं बन जाता है। अर्थात जिस प्रकार महल की चोटी पर बैठा हुआ कौआ गरुड़ नहीं बन जाता है, उसी प्रकार गुणों से महानता आती है नेकी ऊंचे आसन पर बैठने से। दूसरे श्लोक को देखते हैं। पात्रापात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो इव, पात्र और अपात्र के विवेक को जानना है, तो धेनुपन्न गयो इव, यहाँ धेनु और पनंग 2 शब्द हैं। गाय और सांप के बारे में जानो।
तृणात संजायते क्षीरम, गाय तिनकों को खा करके क्षीरम, क्षीरम यानी दूध उत्पन्न करती है, लेकिन क्षीरात संजायते विषम, लेकिन जो सांप होता है वो दूध को पी करके भी जहर उत्पन्न करता है। अर्थात पात्र और अपात्र के बारे में यदि हमें जानना है, अच्छे और बुरे के बारे में जानना है, तो कोई गाय और सांप के बारे में जानो, गाय और सांप के बारे में जानो, क्योंकि गाय घास खा करके भी दूध उत्पन्न करती है और जो सांप होता है वो दूध पी करके भी जहर उत्पन्न करता है। यहाँ पर नोच्चय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, आसनम आस्थित्य इसका पोस्टमार्टम करना है, एक प्रकार से सब कुछ बताना है इसमें। इसके बाद पात्रापात्र यहाँ भी बताना है आपको संधि विच्छेद करके। धेनुपन्न गयो, यहाँ पर समास विग्रह, क्षीरात में विभक्ति कौन सी है। संजायते, इसमें उपसर्ग कौन सा है और कौन सी परस्मैपदी का है या आत्मनेपदी का है। तो इस प्रकार से इसमें आप कुछ जो आप जानते हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो प्रश्न हमने रखे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। दो श्लोकौ छंदसे प्रयुक्त, दोनों श्लोकों में छंद प्रयुक्त हुए हैं। पहले में बसंत तिलका, दूसरे में मालिनी, पहले में अनुष्टुप, दूसरे में आर्या, पहले में अनुष्टुप या दूसरे में शार्दुल विक्रीडितम, या दोनों में अनुष्टुप। तो देखते हैं श्लोक पर जाकर के दोबारा। सबसे पहले वर्णों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 हैं। तो श्योर है इसमें भी 8 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, मतलब एक श्लोक में 32 वर्ण हैं। अगले को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अवग्रह नहीं गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी मतलब वही 8 8 हैं, दोनों में समान है 32 32 वर्ण। जो 32 वर्ण वाला छंद होता है वो अनुष्टुप छंद होता है। दोनों दिन से वही आ रहा है क्योंकि इस पाठ में अनुष्टुप छंद ही है। चलो अनुष्टुप छंद तो इस बहाने हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनुष्टुप छंद में और पहचान बताई थी मैंने, 5वां वर्ण हमेशा लघु होता है और 6वां वर्ण गुरु होता है। 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण ब है और 6वां वर्ण माँ है। तो 5वां वर्ण छोटा है, माँ बड़ा है। इसमें भी देखते हैं 1 2 3 4 5, 5वां वर्ण न है और 6वां वर्ण माँ है, इसलिए यहाँ भी लघु गुरु लग रहे हैं। अगले श्लोक में भी देखते हैं, 1 2 3 4, 5वां वर्ण लघु है, 6वां वर्ण गुरु है। तो श्योर है कि इसमें अनुष्टुप छंद ही है दोनों में, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा द, अनुष्टुप है दोनों में। अनुष्टुप छंद की पहचान, कुल 32 वर्ण, प्रत्येक पद में 8 वर्ण, प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु और 6वां वर्ण गुरु, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु होता है और पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। संजायते इत्यत्र लकार है अस्ति, संजायते इसमें लकार कौन सा है, लट लकार, ब लोट लकार, से लृट लकार या द विधिलिंग लकार। तो संजायते शब्द की बात करें तो इसमें सम तो उपसर्ग है और जन धातु है, सम उपसर्ग जन धातु, और यह आत्मनेपदी का रूप है। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में भी लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का ही रूप है। उसमें चलते हैं सेबते सेबेते सेबंते, तो यहां हो गया संजायते संजायते संजायन्ते, तो लट लकार का ही है। लट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपदी का है। नेक्स्ट, नोच्चय इत्यत्र संधि वर्तते, नोच्चय यहां संधि है, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। संधि विच्छेद होगा इसका न प्लस उच्चय, ए के बाद उ आ रहा है, ए और उ मिलकर के ओ गुण संधि में होते हैं दोस्तों। ए के बाद उ आए तो ओ हो जाता है गुण संधि में। यदि ए या आ के बाद ई उ ऋषि और लिरी आए तो इनका क्रम से ए आ के बाद ई आए तो ए होगा, उ आए तो ओ होगा, ऋषि आता है तो अर हो जाता है और लिरी होता है तो अल हो जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा गुण संधि। नोच्चय शब्द में गुण संधि है से।
नेक्स्ट, आस्थिते शब्दे उपसर्गे अस्ति। जो आस्थित शब्द है, आसनम आस्थिते वहां आया था, इसमें उपसर्ग कौन सा है आस्थिते में? आ उपसर्ग, आस उपसर्ग, अस उपसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो आस्थिते शब्द के प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो इसमें आ तो उपसर्ग है, उसके बाद स्था धातु है, आ प्लस स्था और इत्ते इसमें प्रत्यय है। सॉरी, आ उपसर्ग, स्था धातु और इत्ते प्रत्यय। आ उपसर्ग, स्था धातु और इत्ते प्रत्यय, इसलिए राइट आंसर होगा आ, ए। नेक्स्ट, कुछ शब्द हैं जो वहां से लिए हैं श्लोकों से। आसनम, आसनम में आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आस तो धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में दोस्तों अनशेष रहता है, ल्युट प्रत्यय में अनशेष रहता है। इसकी बात करें तो इसमें हलंत्यम सूत्र से तो टे चला जाता है, पूरा ही देख लेते हैं एक बार ल्युट प्रत्यय के बारे में। ल्युट, ल्युट प्रत्यय में क्या शेष रहता है, कैसे कैसे? तो ल्युट प्रत्यय में इत्संज्ञक सूत्र हैं कुछ, उनमें से हलंत्यम सूत्र से तो टे चला जाता है, इसके बाद लसग्व तद्धिते सूत्र से यह चला जाता है, और एक सूत्र है इसके बाद युबोर नाको, युबोर नाको। इस युबोर नाको सूत्र से यू, यू का तो होता है यू बू, अन और अक, ये बोल रहे हैं इसमें यू बू अन और अक, तो अन है यहां पर और ये है अक, मतलब यू बचे तो यू का तो हो जाता है अन और बू का हो जाता है अक। जैसे एक और प्रत्यय है नबुल प्रत्यय, नबुल प्रत्यय में ले हलंतम से चला जाता है और आदर्निर टू डूब से, सॉरी, चू चे छे जय जहने चूटू सूत्र से ये चला जाता है, तो बू का अक हो जाता है इसमें। ल्युट प्रत्यय में अनशेष रहता है और नबुल प्रत्यय में अक शेष रहता है, यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। युबोर नाको सूत्र से यू का अन हो जाता है और बू का अक हो जाता है। जैसे कारक शब्द होता है, कारक शब्द में क्री प्लस नबुल प्रत्यय बराबर शब्द बनता है कारक, क्योंकि नबुल प्रत्यय में अक शेष रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर आसनम शब्द में आस धातु है और ल्युट प्रत्यय है, इसलिए शब्द बना आसनम। ल्युट शब्द में अनशेष रहता है, यू का अन बनता है युबोर नाको सूत्र से। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, धेनुपन्न गयो, इसमें आपको समास विग्रह करके बताना है और समास का नाम भी बताना है। जो भी ये प्रश्न मैं अलग से मेंशन करता हूं, इनको आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें। धेनुपन्न गयो, यहां पर दो शब्द हैं, धेनु और पनंग, मतलब गाय और सांप। तो सीधा सा ये गाय और सांप द्वंद्व समास हो जाएगा। धेनु च पनंग है च, धेनु च पनंग है च, गाय और सांप। पात्रा पात्रम, यहां पर संधि विच्छेद करके बताना है, तो पात्र और अपात्र, तो पात्र प्लस अपात्रम। समान स्वर आए हैं दोस्तों, यहां भी ए है यहां भी ए है, समान स्वर आने पर सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8 तक ही थे प्रश्न, 10 तक नहीं है, वहां 10 लिखा रहा था शायद। छात्र है 12:45 बाद ने लेखम ए लिखत, तो जो 12:45 है इसकी संस्कृत बतानी है। पादोन द्वादश, सार्ध द्वादश, पादोन एक या पादोन एकादश, 12:45 की संस्कृत क्या होगी? मतलब 12:45 को जब भी 45 का आंकड़ा आ जाए तो उसको आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है, उसको पौने में ही पढ़ना है। तो ये कितना है, पौने, पौने या एक बोल सकते हैं, पौने एक। तो पौने एक, पौने की जो संस्कृत होती है वो होती है पादोन, और पादोन और उसमें जोड़ देना है एक। तो पादोन द्वादश ये नहीं है, सार्ध द्वादश ये भी नहीं है, पादोन एकादश ये भी नहीं है, पादोन एक मतलब पौने एक, तो हमारा राइट आंसर होगा पादोन एक से। स्वरानाम प्रत्याहार अस्ति, जो स्वर हैं
उनका प्रत्याहार कौन सा है, अर्थात जो संपूर्ण स्वर हैं संस्कृत के उनका प्रत्याहार कौन सा है। 9 स्वर, उन 9 स्वरों का माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार प्रत्याहार कौन सा होगा। अक प्रत्याहार, इच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार या हल प्रत्याहार। तो दोस्तों जो अक प्रत्याहार है इसमें ए, ई, उ, णे, री, लिरी और के केवल लघु स्वर आए हैं, अर्थात इसमें संपूर्ण स्वर नहीं आए हैं। जो अक प्रत्याहार है यह लघु स्वरों का प्रत्याहार है। जबकि जो इच प्रत्याहार है, इच प्रत्याहार में ए आ को छोड़ करके सभी स्वर आते हैं, इसलिए यह भी नहीं होगा। और अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार की बात करें तो अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, ने, री, री के, ए, ओ, ने, आई, औ, चे, उसके बाद है बरट है, अर्थात संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में ए से लेकर के जो भी 9 स्वर हैं माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वो सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए जो स्वरों का प्रत्याहार है वो अच प्रत्याहार होगा। जबकि जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन वर्ण समाहित होते हैं। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा संधियों में जो स्वर संधि है उसका अलग से नाम अच संधि भी होता है, क्योंकि उसमें सभी स्वर आ जाते हैं। और जो व्यंजन संधि है उसका नाम हल संधि भी होता है, इसमें सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हक प्रत्याहार में केवल लघु स्वर आएंगे और जो इच प्रत्याहार है इसमें ए आ को छोड़ करके सभी स्वर आते हैं। प्रत्याहार जब भी हम बनाते हैं तो जो हलंत वाला अंतिम वर्ण होता है उसको गणना में नहीं लेते हैं, उसको नहीं गिना जाता है, उसकी इच संज्ञा हो जाती है। कै वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति, कै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अकु है विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम कंठ है सूत्र से, उच्चारण स्थान इसका कंठ होगा। तालु नहीं होगा, मूर्धा नहीं होगा, दंता नहीं होगा। नेक्स्ट, मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं इत्यस्य वाक्य से शुद्धानुवाद अस्ति, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं। अब यहां पर जो चारों ओर शब्द आया है इसको संस्कृत में कहते हैं परित है। ये एक उपपद विभक्ति है, परित है, उपपद विभक्ति है। अभितय परितः समया निक्सा हा प्रति योगे द्वितीया, मतलब अभितय शब्द हो दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया पास में, निक्सा यानी भी पास में होता है, हा यानी खेद, प्रति और, इनके योग में अभित परित समया निक्सा हा और प्रति इन शब्दों के योग में ये उपपद विभक्ति हैं, द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो सीधा सा ही द्वितीय विभक्ति देख लेंगे किस किस में प्रयुक्त है। यहाँ पर परित है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो सही है सब में। ग्रह से शब्द है, इसमें षष्ठी है इसलिए ये नहीं होगा। ग्रहम यहाँ द्वितीय है इसलिए इसको टिक कर लेते हैं, और ग्रहम यहाँ भी द्वितीय है और ग्रहम यहाँ भी द्वितीय है, इसलिए इनमें से एक कट जाएगा, पहला तो कट गया। अब और आगे बढ़ते हैं, इधर यहाँ मम शब्द है, में हलंत नहीं होता है इसलिए ये भी कट जाएगा। अब अगला परितय भी है इसमें और मम भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए पर्वतानी शब्द होता है, पर्वतानी शब्द है, जबकि जो पर्वत शब्द है यह पुल्लिंग का शब्द है इसलिए पर्वतानी भी नहीं होगा। यहाँ पर पर्वता है इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए एक बार, जो परितय शब्द है, परितय शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है, द्वितीय विभक्ति इसमें प्रयुक्त नहीं है इसलिए ये कट जाएगा, इन तीनों में है। जबकि दूसरा वाक्य है इसमें मम है, क्योंकि मम में पूरा हलंत नहीं होता है, पूरा होता है, अस्मद का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, मम आवयो अस्माकम, तो मम में हलंत नहीं होता है इसलिए ये भी कट जाएगा। इसके बाद पर्वतानी शब्द है यहाँ पर, जबकि पर्वत शब्द पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग का नहीं है, इसलिए ये भी कट जाएगा और राइट आंसर होगा हमारा मम गृहम परितः पर्वतः सन्ति, मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं। नेक्स्ट, अहेम कथा पठामि वाच्य परिवर्तनम कुरुत, अहेम कथा पठामि इसका वाच्य परिवर्तन करना है। मया कथा पठ्यते,
वाच्य परिवर्तन करते समय जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदल देते हैं, और जो कर्म है कर्म को प्रथमा में बदल देंगे, और जो क्रिया है क्रिया को कर्म के अनुसार लिख देते हैं। अर्थात 1 2 1, 1 2 1 को 311 में बदल देते हैं, 121 को 311 में। देखते हैं अहम, अहम की जो तृतीय विभक्ति क्या होगी, मया। इसमें भी मया है, इसमें भी मया है, इसमें भी मया है, तो यहां बात नहीं बनी। और आगे बढ़ते हैं। कथा, जो कथा शब्द है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का है, स्त्रीलिंग शब्द है। लता की तरह रूप चले हैं, लता लते लतः, लताम लते लतः। तो इसके प्रथम विभक्ति की बात करें तो कथा ही होगा, कथा की प्रथम विभक्ति कथा ही होगी। तो कथा शब्द इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो पहला और एक चौथा। अब जो कथा शब्द है वो बहुवचन का है, इसलिए हमें बहुवचन की क्रिया देखनी है। यहां पर जो क्रिया है एक वचन की है और यहां पर बहुवचन की है, इसलिए राइट आंसर होगा दे। मया कथा पठयन्ते, अहम की तृतीय विभक्ति मया, कथा की प्रथम विभक्ति कथा ही होगी, और ये बहुवचन है कर्म, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की होगी। पठियते पठियते पठियन्ते। क्रिया के बारे में सबसे पहले मूल धातु को लिखते हैं, मूल धातु में ये जोड़ते हैं और परस्मैपदी को आत्मनेपदी में बदल देते हैं। अर्थात एक वचन के लिए अते जोड़ेंगे, द्विवचन के लिए एते और बहुवचन के लिए अंते। तो पठ प्लस ये प्लस अंते बराबर पठयन्ते, राइट आंसर हो जाएगा दे। गुरुः सह आगतः शिष्य अत्र रेखांकितयो उचित पद प्रयोग स्यात्। अर्थात यहाँ पर यह अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न है। गुरु शब्द की जगह क्या आएगा, गुरुना, गुरुम, गुरऊ या गुरबी। दोस्तों यहाँ पर सह शब्द है और सह एक उपपद विभक्ति है तृतीय विभक्ति की। सह साकम सार्धम समम, अर्थात जिनका अर्थ सह निकले उनके योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति गुरबी में नहीं है, गुरऊ में भी नहीं है, गुरुम में भी नहीं है, गुरुना। यहाँ पर इसमें गुरुना शब्द में तृतीय विभक्ति है। गुरु के रूप चलते हैं, गुरु गुरु गुरुबह, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुना तृतीय विभक्ति एक वचन, इसलिए राइट आंसर होगा गुरुना सह आगत है शिष्य है। शरीर मध्यम रिक्त स्थान धर्म साधनम, ये सूक्ति से संबंधित है, तो क्या आएगा, कीर्ति, यश है, खलु या बिना। शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए राइट आंसर होगा से। अब व्याकरण के प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। 15 प्रश्न व्याकरण से संबंधित हैं और 15 शिक्षण विधियों से। दोस्तों यदि हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायो उपकरणम अस्ति, संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण है दूरदर्शन, व श्यामपट्ट, से चित्रम और द आकाशवाणी। दोस्तों जो परंपरागत सहायक उपकरण है वो श्यामपट्ट है, इसलिए राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय भेद वर्तते, संस्कृत शिक्षण में अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है, दंडान्वय, ए खंडान्वय, व दंडान्वय, से शब्दान्वय और द अर्थान्वय। दोस्तों अन्वय के दो भेद होते हैं, एक तो दंडान्वय और एक खंडान्वय। जो दंडान्वय है वो पहला है और खंडान्वय है वो दूसरा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। संस्कृत शिक्षण में जो अन्वय का द्वितीय भेद है वो खंडान्वय है। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते, किसके लिए संस्कृत भाषा है वो समीचीन भाषा मतलब सबसे श्रेष्ठ भाषा है। दूरदर्शनार्थम दूरदर्शन के लिए, संगणकार्थम संगणक के लिए, चित्रार्थम चित्र के लिए या ध्वनि विस्तारक यंत्रार्थम। तो जो संस्कृत भाषा है वो सबसे ज़्यादा समीचीन सबसे ज़्यादा उपर्युक्त संगणक के लिए है, इसलिए राइट आंसर होगा ब।
बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता, जो बुनियादी शिक्षा है वो किसके द्वारा प्रवर्तित है अर्थात किसने दी? राजेंद्र प्रसाद महोदय, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी और द महात्मा गांधी। जो बुनियादी शिक्षा है वो महात्मा गांधी से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट, कात्यायनस्य का संति, कात्यायन है सूत्राणि, वार्तिकानि, मंत्राणि या परिभाषा सूत्राणि। दोस्तों संस्कृत में त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि में कात्यायन की गणना की जाती है। त्रिमुनि में पहले हैं पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन, उन्हीं का दूसरा नाम बररुचि भी है, और तीसरे हैं पतंजलि। एक बार पुनः लिख लेता हूं उनको पूरे बोर्ड में ही। व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि हैं, पहले हैं पाणिनि, दूसरे कात्यायन, इन्हीं को बररुचि भी कहा जाता है, और तीसरे हैं पतंजलि। जो पाणिनि जी हैं इन्होंने सूत्र की रचना की थी, ये सूत्रकार हैं, और जो कात्यायन हैं इन्होंने वार्तिकों की रचना की, ये वार्तिककार हैं, जबकि जो पतंजलि हैं इन्होंने भाष्य की रचना की, इसलिए ये भाष्यकार हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, कात्यायन का संति, कात्यायन कौन है? तो सूत्रकार हैं वो तो पाणिनि हो जाएंगे, और जबकि जो कात्यायन है वो वार्तिककार हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ब। पाणिनि जी सूत्रकार हैं, कात्यायन या बररुचि वार्तिककार हैं, और पतंजलि भाष्यकार हैं। ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि संस्ति, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, स्मरण शक्ति वर्धनम या सभी। जो भारतीय संस्कृति के शिक्षण का उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी है, शुद्ध उच्चारण भी है, और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाना है, इसलिए राइट आंसर होगा सर्वाणी। संस्कृत शिक्षण के ये सभी उद्देश्य हैं। संस्कृत शिक्षणे प्राचीन पद्धति वर्तते, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है ए भंडारकर पद्धति, ब पाठशाला पद्धति, से पाठ्यपुस्तक पद्धति, और द संभाषण पद्धति। जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है दोस्तों वो पाठशाला पद्धति है, इसको गुरु पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इस पद्धति में गुरु मुख के द्वारा ही अर्थात मौखिक रूप में ही शिक्षण कार्य करवाया जाता था, यही सबसे प्राचीन पद्धति है। मौखिक परीक्षाया प्रकारानि सन्ति, मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम और सर्वाणी। तो दोस्तों जो मौखिक परीक्षा होती है वो शलाका परीक्षा भी है, इसी का प्रकार है, शास्त्रार्थ भी इसी का प्रकार है, और भाषण भी इसी का प्रकार है, इसलिए राइट आंसर होगा द। मौखिक परीक्षा के ये सभी प्रकार हैं। नेक्स्ट, प्रथमाभिव्यक्ति भाषा कौशलम अस्ति, प्रथम अभिव्यक्ति भाषा कौशल कौन सा है? श्रवणम, संभाषणम, पठनम या लेखनम। तो दोस्तों ग्रहण और अभिव्यक्ति दो प्रकार के कौशल होते हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। जिनसे हम ग्रहण करते हैं मतलब इनपुट का कार्य करते हैं वो तो ग्रहण कौशल हैं, और अभिव्यक्ति कौशल जिनसे हम आउटपुट का कार्य करते हैं वो अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। तो एक तो हम सुन करके ग्रहण करते हैं और एक पढ़ करके ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना ये तो ग्रहण के अंतर्गत आएंगे, सुनना और पढ़ना। और जबकि जो अभिव्यक्ति कौशल हैं इनमें बोलना और दोस्तों बोलना और लिखना आएगा, बोलना और लिखना। तो यहां पर पूछा गया प्रथम अभिव्यक्ति कौशल मतलब पहला अभिव्यक्त करने का कौशल कौन सा है? तो पहला अभिव्यक्ति कौशल है बोल के करेगा अभिव्यक्त, और दूसरा लिख करके करेगा। तो पहला अभिव्यक्ति कौशल हो जाएगा संभाषणम। राइट आंसर होगा बे। ग्रहण कौशल भी दो हैं, सुन करके ग्रहण करता है बालक, तो पहला ग्रहण कौशल सुनना हो जाएगा और दूसरा ग्रहण कौशल पढ़ना हो जाएगा। पहला अभिव्यक्ति कौशल बोलना होगा और दूसरा अभिव्यक्ति कौशल लिखना होगा। इस प्रकार यहां हमारा राइट आंसर होगा बे। प्रथम अभिव्यक्ति कौशल संभाषण है।
सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर पढ़ना आवश्यक है। शुद्ध उच्चारणार्थम, भाव ग्रहणार्थम, काठिन्य निवारणार्थम या प्रश्नानाम समाधानाय। तो जो सस्वर मतलब स्वर के रूप में पढ़ना है वो प्रश्नों के समाधान थोड़ी करेगा, ना ही काठिन्य निवारण होगा और ना ही उससे भाव ग्रहण होगा। केवल शुद्ध उच्चारण के लिए ही सस्वर स्वर के रूप में पढ़ना आवश्यक होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ए। अनुवाद शिक्षणस्य विधेय सन्ति, अनुवाद शिक्षण की विधि है। पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि या सर्वा। तो अनुवाद शिक्षण की पुस्तक विधि भी है, द्विभाषी विधि भी है और तुलना एवं अनुकरण विधि भी है, इसलिए राइट आंसर होगा दे। 26वें में दे सर्वः। पाठ योजनाया आविर्भाव एभवत, पाठ योजना का आविर्भाव हुआ समाजशास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन या फिर अर्थशास्त्रेन। तो दोस्तों जो पाठ योजना है उसका आविर्भाव गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ, इसलिए राइट आंसर होगा से। मूल्यांकन से कति भेदा सन्ति, मूल्यांकन के कितने भेद हैं? 1, 2, चत्वार है या पंच है। तो जो मूल्यांकन के दोस्तों दो भेद होते हैं, लिखित मूल्यांकन और मौखिक मूल्यांकन, इसलिए राइट आंसर होगा यहां हमारा बे। व्याकरण से पाठ योजनायाम नास्ति, व्याकरण की पाठ योजना में नहीं है। छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, शुद्ध संस्कृत लेखन से योग्यता उत्पादनम, विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, अत्यधिकम धनार्जनम कर्तुम क्षमतो उत्पादनम। तो दोस्तों व्याकरण की जो पाठ योजना है उसका छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना ये उद्देश्य है। शुद्ध संस्कृत से लेखन से योग्यता उत्पादनम, ये भी है शुद्ध संस्कृत लिखने का योग्यता का उत्पादन करना। और विचार अभिव्यक्ति शक्ति उत्पादनम, विचारों की अभिव्यक्ति की शक्ति उत्पादन करना ये भी है। लेकिन अत्यधिक धन कमाने की क्षमता ये इसका व्याकरण की पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा दे। उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति, उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है? छात्राणाम त्रुटि निवारणम, छात्रों की त्रुटियों का निवारण, पठन से पुनर्पुनः अभ्यास, पढ़ने का बार बार अभ्यास, और लेखन कलासु निपुणता, और लेखन कला में निपुणता। तो दोस्तों जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका कार्य ही यही होता है कि त्रुटियों का निवारण करे और अर्थात उसमें एक प्रकार से अच्छे गुण पैदा करे। और इसमें पढ़ाई पर भी बार बार, एक बार में नहीं सीखा तो दोबारा उपचारात्मक शिक्षण करके उसको दोबारा पढ़वाया जाता है, तो पुनः अभ्यास भी होता है और दोबारा पढ़ेगा। यदि उपचारात्मक शिक्षण लेखन कौशल का हो रहा है तो लेखन कौशल, यदि उसकी राइटिंग खराब है तो उसको दोबारा लिखने को कहा जाएगा, इसलिए लेखन कला में भी निपुणता आती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। उपचारात्मक शिक्षण है इसका सीधा सा तात्पर्य है सुधार करना, और निदानात्मक का है जांच करना, उपचारात्मक का सुधार करना। तो छात्रों की त्रुटियों का निवारण भी होगा, सुधार करेंगे तो उसको बार बार पढ़ने का अभ्यास भी होगा और उसकी लेखन कला में भी निपुणता आएगी, इसलिए राइट आंसर होगा सभी। दोस्तों प्रश्नों के उत्तर जानने हैं, ये पहले पीडीएफ वालों के लिए है दोस्तों। पहले मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, जो भी मेरे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो भी दोस्त रीट की तैयारी करने वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं पीडीएफ मॉर्निंग में ही सेंड कर देता हूं, अर्थात 4 से 5 घंटे पहले पीडीएफ सेंड कर देता हूं बिना उत्तरों के, और वो उस समय टेस्ट देते हैं और टेस्ट दे करके मुझसे जांच भी करवा लेते हैं कुछ दोस्त। तो आप भी यदि टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, हमारे पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएं या टेलीग्राम में जुड़ जाएं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब